हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में नया चैप्टर। जी सर, रजिस्ट्रेशन, द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देखिए भाई, टैक्स में सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिना एक को समझे दूसरा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो प्रैक्टिकली भी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप बात करने जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, आपसे ये पूछा जाता होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मेरा टर्नओवर इतना है, वेदर शैल आई गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सिस्टम। तो आपके पास उस समय शायद जवाब हो, या हो सकता है ड्यू टू टेक्निकलिटी आप उसका सही सही जवाब ना दे पाएँ। तो पहली चीज़ ये कि हम लोग को तो ये जानना जरूरी होता है कि क्या किसी बंदे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, क्योंकि जब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तब तक उसकी टैक्स लायबिलिटी फाइनल नहीं हो सकती। यानी किसी को भी जीएसटी अगर पे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नीडेड टू गेट द रजिस्ट्रेशन। तो एक तरह से एसएससीज का पता चलता है, टैक्स पेयर्स या टैक्स पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है गवर्नमेंट को बिना रजिस्ट्रेशन के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला स्टेप जो सबसे पहला आपको जानना चाहिए, रजिस्ट्रेशन। इसके लिए जो हमारा लॉ कहता है ये है प्रोविजंस, और ये हैं आपके रूल्स। प्रोविजंस आपके कवर होंगे सेक्शन 22 टू 30, और रूल्स आपके कवर होंगे रूल नंबर 8 टू 26। ये हमारा सिस्टम रहेगा जानने का कि रूल्स क्या हैं और प्रोविजंस क्या हैं। पहले हम बात करेंगे केवल और केवल प्रोविजंस की। वंस विल get all the provisions in our mind, it would be easier to do deal with the rules. स्टार्ट किया जाए? जी सर, समरी में बता देता हूं। सेक्शन 22, सेक्शन 23, 24, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन not liable for registration, compulsorily registration, procedure of registration, procedure of registration, deemed registration, special provision for NR and casual taxable person, अमेंडमेंट, शायद ये अमेंडमेंट से ही रिलेटेड होगा। सेक्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, cancellation of registration, and the last one is revocation of cancellation. हम लोग एक एक प्रोविजन करके देखेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए कितना सही सिस्टम है। पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द सिस्टम, मीन्स अंडर द लॉ। दूसरा, आप हमें ये बताइए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत न हो। तीसरा, ये बताइए किन लोगों को रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही करवाना है, उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग घर पे छोड़ करके आना है। इसका मतलब वहां हमें कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट, मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल, टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कुछ नहीं सोचना, दिमाग को कहीं और छोड़ दें। अगर कोई पर्सन इस कैटेगरी में फॉल करता है देन दे आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन।
प्रोसीजर क्या होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ये आपको बताया जाएगा 25 में। 26 कहता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, किस केस में हम डीम्ड रजिस्ट्रेशन मानेंगे, वो एक स्टेट में कराएंगे, एक जगह कराएंगे तो ऑल ओवर इंडिया का रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा स्टेट वाइज, ठीक है, वो आकर के देखेंगे आगे डीम्ड रजिस्ट्रेशन। स्पेशल प्रोविजंस फॉर नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, यानी ये वाले प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। ऊपर जो कुछ भी बताएंगे वो नॉन रेजिडेंट को हटा करके और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को छोड़ करके है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 27। और 28 कहता है अगर किसी को अमेंडमेंट करवाने की जरूरत है रजिस्ट्रेशन में, हाउ दे कैन गेट द अमेंडमेंट अंडर द रजिस्ट्रेशन, एंड कैंसिलेशन कैसे होगा, रिवोकेशन कैसे होगा। अब मैं आपको बताऊं रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिया है जीएसटी सिस्टम में, एक बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा और खूबसूरत सा सिस्टम बनाया है, वो ये कि अब आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट नीडेड टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी टू गेट द रजिस्ट्रेशन, नॉट एट ऑल। कोई जरूरत नहीं है 1 रुपए भी रजिस्ट्रेशन के लिए खर्च करने के लिए। तो क्या सर हमारा रजिस्ट्रेशन बिना पैसे के हो जाएगा? यस सर। कितना टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन में? हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर इफ यू हैव ऑल द पेपर इन योर हैंड। आपकी फोटो, आपका पिक्चर होना चाहिए, अब वो ऑनलाइन ही अपलोड हो जाता है। आपके पास प्रॉपर्टी का प्रूफ होना चाहिए, टेनेंसी है या ओन्ड है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड होना जरूरी है। हाँ, एक जगह आएगा जहाँ पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है ताकि ओटीपी वेरीफाई हो सके। उसके लिए मेल, आपका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, तो मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार नंबर, पैन कार्ड, अगर आप कंपनी है तो डायरेक्टर का डीएससी, और पिक्चर आपकी, आपके बिजनेस का कोई लाइसेंस ऑलरेडी अगर आप रन करते हो तो, और प्रॉपर्टी के पेपर अगर ओन्ड है या लीज्ड है। इज इट क्लियर? तो शेयर्ड है क्या है, वो सारी चीजें पूछता है। तो REG 01 में रजिस्ट्रेशन होता है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आपको पार्ट ए भरना पड़ता है, तुरंत OTP आता है, TRN नंबर जनरेट हो जाता है, TRN नंबर से आप फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल लोगों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हु आर द पर्सन्स हु आर नीडेड टू गेट द रजिस्ट्रेशन, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए सेक्शन 22 ने बताया कि भाई अगर किसी पर्सन की सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिला करके सलीना मींस एनुअली, सालाना टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो जिस समय आपका 20 लाख को टर्नओवर क्रॉस कर गया बेटा, तो इसका मतलब आपको अपना रजिस्ट्रेशन तो अब करवाना ही करवाना है, अब आप बच नहीं सकते। यानी अगर किसी पर्सन का टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में, मान लो अप्रैल में, जून में 20 लाख क्रॉस कर गया, रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत अप्लाई करो विद इन 30 डेज। कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई कर देना है। कितने? 30। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका एक्सीड कर जाता है 20 लाख से, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पर्सन हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, लेकिन अगर आप फॉल करते हैं ऐसे स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, जिसमें 11 स्टेट शामिल होते हैं और उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल होता है, लेकिन जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हटाया गया है, और अगर आप ऐसे स्टेट में हैं और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चला जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर आपने ना 2 चीजें बता दी। पहली चीज बताई कि अगर कोई पर्सन, सेक्शन 22 चल रहा है, अगर कोई पर्सन अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, यानी किसी और स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, जैसे यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ,
झारखंड हुआ, आपका महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, अगर ऐसे स्टेट्स में है, कर्नाटका वगैरह, तो वहां पर अगर आपका टर्नओवर 20 lakhs को क्रॉस कर जाता है, और मैं टर्नओवर नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा हूं अभी, मतलब मैं समझाऊंगा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। तो अगर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 lakhs को क्रॉस कर जाए, जिस दिन ऐसा टर्नओवर 20 lakhs को क्रॉस कर जाएगा, द पर्सन इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन। यहां उसको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर पर्सन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है, जो कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 स्टेट से हैं, तो टोटल 11 स्टेट्स, लेकिन हमने हटा दिया किसको, जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया। तो पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है आपका आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, एक स्टेट और कोई और है, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश, एचपी, काहे के लिए छूट रहा था। ये 10 स्टेट्स हैं। अगर आप, अब 11th मैंने क्या किया, काट दिया, जम्मू एंड कश्मीर इज द पार्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हटा दिया गया है। इसका मतलब जेएंडके में 20 लाख का सिस्टम एप्लीकेबल होगा। Even though J&K fall under the special category assets states as per the Constitution of India, but according to GST provisions, this state has been excluded from the special category states. तो आपको इन 10 states के बारे में केवल जानना है। तो J&K पे कितना लगेगा भैया, 20 लाख लगेगा सिस्टम। तो अब ये याद रहा। अब मैं फिर से आपको बताता हूँ। सेक्शन 22 कहता है कि अगर आप एक पर्सन हैं जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज का काम करते हैं, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 lakhs को क्रॉस कर जाता है, तो जिस दिन ऐसा 20 lakhs की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं ना भाया, तो आपका अगर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर जाएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी जी। तो ये था। लेकिन हाँ, जम्मू एंड कश्मीर किस में शामिल है, नॉर्मल स्टेट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया जीएसटी के प्रोविजंस के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अगर कोई पर्सन, 2 पॉइंट ये समझ में आए, अगर कोई पर्सन पहले किसी लॉ में रजिस्टर्ड था, चाहे वो वैट हो, चाहे वो सीएसटी हो, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, एक्साइज एक्ट हो, अब वो पर्सन वहां से माइग्रेट होकर के जीएसटी के प्रोविजन में आ रहा है। पहले ओल्ड लॉ में रजिस्टर्ड था, अब वो नए लॉ में उसको मजबूरन माइग्रेट होना पड़ेगा, वो अपने आप को स्केप नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा ओल्ड लॉ में रजिस्टर्ड है, एवरी पर्सन हु ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट डेट, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट डेट, ये अपॉइंटमेंट डेट क्या होता है, या अपॉइंटेड डेट, ये क्या होता है, ये होता है 1 जुलाई 2007, जिस दिन इफेक्ट में आया था हमारा जीएसटी फर्स्ट टाइम। हाँ, तो अगर अपॉइंटेड डेट के एक दिन पहले यानी 30 जून 2017 को कोई पर्सन रजिस्टर्ड था एग्जिस्टिंग लॉ में,
तो उनको भी यहाँ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 22 कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहला वो जिनकी से एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख क्रॉस कर जाए, या फिर बोला गया अगर कोई माइग्रेशन की सिचुएशन में है, यानी 30 जून 2017 को, स्पेशल एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 30 जून 18, 30 जून 15, 30 जून 16 की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डेट 30 जून 2017, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ ऑल ओवर इंडिया पर। तो अगर कोई 30 जून 2017 को रजिस्टर्ड था अंडर एग्जिस्टिंग लॉ, चाहे वो वैट हो, सीएसटी हो, एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, तो उनको कंपल्सरी, उनको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना है जीएसटी में। वो अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि 1 जुलाई 2017 इज द अपॉइंटेड डेट। चलें, हाँ या ना? ये 3 पॉइंट बिल्कुल याद रहेंगे सेक्शन 22 के कि कब बंदों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी, अगर कोई सक्सेशन या अमेलगमेशन का केस है, सक्सेशन या अमेलगमेशन का, इनहेरिटेंस का केस है, किसी एक के बिजनेस को मैंने खरीद लिया है, दो बिजनेस को मिलाकर एक नया बिजनेस अमेलगमेशन का केस हुआ है, तो उस केस में बताता है वेयर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर कोई बंदा इस एक्ट में रजिस्टर्ड है और वो अपने इस बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है, इट मींस रजिस्टर्ड बंदा जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है वो अपने इस बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है सक्सेशन या अदरवाइज टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न। जो दूसरा बंदा इसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, द अदर वन पर्सन विल रन द बिजनेस इन द सेम मैनर, जैसा कि आज तक चलाया जा रहा था। मान लो अगर सक्सेशन का केस है, पिता से वो बिजनेस बेटे की ओर आया, तो पिता का तो पैन नंबर कुछ और है, बेटे का पैन नंबर कुछ हो, परमानेंट अकाउंट नंबर कुछ और है, तो उस केस में बट ऑब्वियस है कि पिता वाला जो पैन नंबर होगा उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह बेटे के पैन नंबर के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटे को। यानी वहां पर भी कंपलसरी, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना पड़ेगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है उसका सक्सेशन या किसी और दूसरी तरह से कोई दूसरा बंदा उस बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के थ्रू करवाना पड़ेगा। shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer of succession। ये तो हुआ सक्सेशन। लास्ट आते हैं अमेलगमेशन का केस है कि अगर अमेलगमेशन और डिमर्जर का भी केस है, तो जिस कंपनी ने अमेलगमेट किया है, यानी अमेलगमेटेड कंपनी या मर्ज्ड कंपनी, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के मुताबिक। जी, चल सकते हैं आगे। हमने आपको अभी तक जो टोटल पॉइंट बताए, केवल ये पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया अगर 20 लाख से क्रॉस कर जाए तो, 10 लाख से एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाए तो। तीसरा बताया अगर माइग्रेशन की सिचुएशन है, ओल्ड से न्यू लॉ में आ रहा है, तो अपॉइंटेड डेट की में अगर वो रजिस्टर्ड था एग्जिस्टिंग अपॉइंटेड डेट के जस्ट एक दिन पहले वो अगर रजिस्टर्ड था एग्जिस्टिंग लॉ में, तो अगर कोई सक्सेशन का केस है, तो अगर अमेलगमेशन और डिमर्जर का केस है तो। इज इट क्लियर? अब आते हैं बात जो सर आपने नहीं बताई, वो आपने नहीं बताई, वो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन आपने नहीं बताई। हमें ये नहीं बताया एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। मैं एक बार और बता दूं, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 10 बताए गए हैं जिसमें 10 लाख की सिचुएशन है। वो 10 कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और लास्ट था आपका उत्तराखंड। ठीक है ना, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर को 11th था, उसको हटाया गया है, उसको नॉर्मल स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये 11 स्टेट्स की लिस्ट है जिसको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मानते हैं। चलो भाई, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अब 20 लाख का सिस्टम लगेगा। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, जरा सर वो बता दीजिए। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है, आप ढंग से सुनेंगे क्योंकि आने वाले समय में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर आपको रुला सकता है। तो जो वर्ड मैं बोलूं बिल्कुल दिमाग में आपको सेट करना है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टैक्सेबल आइटम की आप सेल करें, एग्जेम्प्ट आइटम की आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स करें, तो चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे एक्सपोर्टेड ही क्यों ना हो,
चाहे आप टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज दें, चाहे एग्जेम्प्ट सेल्स गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करें, चाहे आप एक्सपोर्ट का काम करते हो वो कर लो, सबको जोड़ लो, सबको एक जगह ऐड कर लो, सेम स्टेट में बेचो दूसरे स्टेट में बेचो, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो 20 लाख और 10 लाख की कैलकुलेशन में, लेकिन ना जोड़ो, लेकिन ना जोड़ो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जिस पर आप टैक्स देने के लिए लायबल हैं। तो आरसीएम बेसिस पर इफ यू आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परचेस कॉस्ट would not be treated as your would not be form part of your aggregate turnover। तो वो आरसीएम वाला हिसाब किताब एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। हाँ, एक बात आप जरूर याद रखेंगे, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, मैंने आपको 10,000 रुपए का सामान बेचा, 2,000 रुपए टैक्स लेकर, तो टोटल मैंने आपको कितने का सामान बेचा, तो बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, क्योंकि इसमें टैक्स भी शामिल है ना, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। अरे भैया हटाओ, टैक्स को जोड़ करके आप एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेशन मत करो। एग्रीगेट टर्नओवर जब भी कैलकुलेट होगा उसमें से टैक्स के अमाउंट को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies, excluding the value of inward supplies on which tax is payable on the basis of RCM। ठीक है, to be computed on all over India basis but exclude CGST, SGST, UTGST, IGST and cess। इज इट क्लियर? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब अब आपको पता चला, सब तरह की सप्लाई जोड़ दो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंटरस्टेट हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे गुड्स की हो, चाहे सर्विसेज की हो, लेकिन शामिल नहीं करेंगे आरसीएम वाला वैल्यू इसमें, और तो और हम इसमें टैक्स को तो शामिल करते ही नहीं है। इज इट क्लियर? इतना याद रहेगा। हाँ, तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर आराम से कैलकुलेशन होगा, जो कि आने वाले थोड़ी देर बाद हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। It shall include all supplies made by the taxable person whether on his own account or made on behalf of all his principals। चाहे वो खुद सप्लाई करे, चाहे वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करे, लेकिन 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 जॉब वर्क वाला यहाँ थोड़ा हिसाब किताब चेंज हो जाएगा जब हम लोग जॉब वर्क सीखेंगे सेक्शन 143 के हिसाब से। देन एट दैट टाइम विल कम टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर। चलिए, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उस समय आपको जॉब वर्क के बारे में बताऊंगा, तो स्पेशल पॉइंट रहेगा आपका जॉब वर्क के लिए, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पर कोई कोट नहीं किया उसके लिए, ठीक है सर। सेक्शन 22 इज ओवर। ये 5 पॉइंट याद हैं, 22 ओवर। सेक्शन 22 में ये 5 पॉइंट हैं, बात खत्म। पहला था आपका 20 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है माइग्रेशन की सिचुएशन, फोर्थ है आपका सक्सेशन का केस, और पांचवा है आपका एमलगमेशन और मर्जर का केस। इसमें आपको जो स्पेशल पॉइंट्स याद रखने हैं वो एग्रीगेट टर्नओवर और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का। सेक्शन 22 इज ओवर। सेक्शन 23 की बात करते हैं। अरे सर, सेक्शन 23 में क्या बताया गया है? पर्सन नॉट लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन। ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया मत करवाओ? भाई रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो, मत करवाओ। अरे ऐसे लोगों को मना किया गया है, बहुत आसान है। सेक्शन 23 कहता है ना, अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड आइटम की सप्लाई करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड आइटम की सप्लाई करते हैं तब तो आपको सोचना मना है। अगर आप 100% एग्जेम्प्टेड आइटम्स की सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटायर वैल्यू इज एग्जेम्प्ट। मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल 100% होली एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई अगर आप कर रहे हैं। ये भ्रम में मत रहना कि मैंने ना दोनों का मिक्स किया है, 15 लाख का मैंने टैक्सेबल और 10 लाख का एग्जेम्प्ट किया है। ना बाबा ना, तब तो वहां पर ये सिस्टम एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मैंने 50 लाख किया, 50 लाख का 50 लाख केवल और केवल 50 लाख, वो होली एग्जेम्प्ट था, कहीं भी टैक्सेबल की तो बात ही नहीं हुई, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अरे एग्रीकल्चरिस्ट को भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं
केवल और केवल एग्रीकल्चरिस्ट की बात हो रही है, किसी और दूसरे सर्विसेज और आइटम्स की बात नहीं हो रही। तो एग्रीकल्चरिस्ट को भी एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ, वर्ड सुनेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो जमीन से खेती करने वाला काम होता है ना, कल्टीवेशन ऑफ लैंड की बात हो रही है। सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ, टू द एक्सटेंट अंडरलाइन कर लेंगे, टू द एक्सटेंट। अगर एग्रीकल्चरिस्ट और भी कोई काम कर रहा है तो उसका केवल वही हिस्सा जोड़ा जाएगा, एग्रीकल्चर का तो हिसाब किताब अलग हो जाएगा। अगर मैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूं, मैं दो काम करता हूं, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, भूल जाओ, तब तो आप इसमें आओगे ही नहीं। ये सेक्शन 23 आपके लिए नहीं बना, सेक्शन 23 के लिए नहीं, तब 22 में जाओ, एग्रीगेट टर्नओवर दोनों को जोड़ो, 20 लाख से कम है या ज्यादा। लेकिन अगर मैं केवल और केवल एक ही काम करता हूँ, 100% एग्जेम्प्ट आइटम या एग्जेम्प्ट गुड्स या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की सप्लाई करता हूँ, तो वहां पर ये सिस्टम लगेगा मेरे ऊपर 23, वहां पर हमको रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान देंगे एग्रीकल्चरिस्ट के केस में केस थोड़ा उल्टा है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी कि खेती की चीज को अलग कर लो और फिर फार्मर के बारे में बात करो, तब वो फार्मर नहीं रहा, वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं रहा। अरे एग्रीकल्चरिस्ट की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को मैंने किनारे करके बाकी का तो देख सकते हो, अगर वो दूसरा काम भी कर रहा है तो उसका 20 लाख वाला हिसाब किताब ध्यान में रखेंगे। तो दो चीजें तो समझ में आ गई, पहला था ना होली एग्जेम्प्ट, दूसरा था ना एग्रीकल्चरिस्ट, और तीसरा है गवर्नमेंट जिसको माफ करना चाहे नोटिफाई करके तो माफ कर सकती है, गवर्नमेंट तो सरकार है, माई बाप है, वो जिसको माफ करना चाहे, तो पॉइंट नंबर 3 है सरकार की माफी, जिसको नोटिफाई कर ले सरकार। ये सेक्शन 22 और 23 दोनों समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको 22 और 23 में कहीं किसी भी तरीके से थोड़ी भी दिक्कत आई होगी, ना को। अब बात करते हैं सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, हाँ मैंने ना आपको आज आते ही यही बताया कि ये वो लिस्ट में बताने जा रहा हूं, शायद 12 पॉइंट्स हैं, शायद 12 पॉइंट्स हैं, शायद 12 पॉइंट्स हैं। ये 12 पॉइंट्स में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें 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 आपको आंख बंद करके अपना दिमाग कहीं रख देना है। कोई एग्रीगेट टर्नओवर की जरूरत नहीं है, 1 रुपए की भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हो तो बेटा इन केसेस में जो लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूं उनका रजिस्ट्रेशन तो लेना ही लेना है। कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई करने वालों को सोचना मना है, इंटर स्टेट सप्लाई करने वालों को दिमाग दौड़ाना मना है। अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा, वहां पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर काम आने वाला नको, वहां आपका एग्रीगेट टर्नओवर काम आने वाला नहीं है। अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है, यानी कि एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में बेचा है, खरीदने की बात नहीं कर रहा, बेचा है, सप्लाई किया है, सप्लाई खरीदा नहीं है, सप्लाई दिया है। तो अगर कोई पर्सन सप्लाई करता है दूसरे स्टेट्स में, लेने की बात नहीं, अगर मैं सामान खरीदता हूँ महाराष्ट्र से, अगर मैं सामान खरीदता हूँ एमपी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा टर्नओवर 10 लाख है, 15 लाख है, 18 लाख है, सप्लाई करने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने सारा कुछ सेम स्टेट से या दूसरे स्टेट से, लेकिन मैंने सेल की, सप्लाई की, 1 रुपए की भी सप्लाई अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में कर दूं, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज आते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स दूसरे स्टेट्स में 1 रुपए की भी कर दूं, सर्विसेज में थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, तो उस केस में मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सोचना मना है। जी भाई साहब, अरे समझ में आ रहा है ना बोलना। अगर मैं किसी दूसरे स्टेट में सेल कर दूं, सप्लाई कर दूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस समय हमें ये चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बोल कि वो 20 लाख को क्रॉस किया, 10 लाख को क्रॉस किया, नको बाबा। तो पहला है इंटर स्टेट सप्लाई,
दूसरा, अगर आप नॉन रेजिडेंट या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, अगर आप एजेंट हैं, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, तो आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। सर, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है, मान लो मैं यूपी में रहता हूँ, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और एक मैं ज्वेलरी अपने शोरूम से ही सप्लाई करता हूँ, यूपी से, यूपी में ही काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक मुझे एक इनविटेशन आया महाराष्ट्र से, मुंबई से, कि भाई एक एग्जीबिशन लग रही है ज्वेलरी से रिलेटेड, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आइए अपने इस एग्जीबिशन में आप अपने गुड्स को लेकर के आइए। अब बताओ, मैं सामान उठाया, बैग उठाया, उसमें गोल्ड ज्वेलरी वगैरह सामान भरा और मैं चला गया दूसरे स्टेट में। अब वहाँ कोई क्लाइंट आता है या कस्टमर आता है उस एग्जीबिशन में, नाउ आई एम इन मुंबई, तो अगर वहाँ कोई क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, कहता है भाई साहब ये लो 3 लाख रुपए का चेक और हमें ये ज्वेलरी दे दो, तो क्या मैं मना करूँ यूपी में आना? ना भैया ना, ऐसा काम नहीं होने वाला। ऐसा काम, मैं तो भैया बिजनेसमैन हूँ, मैं तुरंत 3 लाख रुपए लूंगा और मैं उसको ज्वेलरी दे दूंगा। अब बताओ, मैंने तो इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, अब मैं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ सर, अब आपको रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में भी कराना पड़ेगा। ऐसे कैसे? क्योंकि 3 दिन 4 दिन बाद एग्जीबिशन ख़त्म, मैं वापस अपने स्टेट, और उसके बाद मैं कैंसिलेशन के लिए दाखिला करवाऊँ कि मेरा कैंसिल कर दो रजिस्ट्रेशन। ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तो सरकार के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, गवर्नमेंट या पोर्टल वालों के लिए भी मुसीबत बन जाएगी। तो इसके लिए हल निकाला गया। मुझे कहा गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कि आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, कुछ दिन के लिए काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, पता नहीं होता कितना काम करेंगे कितना नहीं, तो आप एक काम करिए, आप अपने आप को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन कराइए, जिसमें आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये मानते हुए कि आपकी सेल कितनी होगी एस्टिमेट करके, और जब आप वहां से हटेंगे तो आप अपना रिटर्न वगैरह दाखिल करके वापस आ जाएंगे, आपको वहां पर फिर कैंसिलेशन वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो थोड़ा शॉर्ट प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो पढ़ाने के लिए बैठे नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन नहीं बताया तो आगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। उतना तो मैंने बता ही दिया है जितना आपके काम की चीज है। तो अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, भले ही 2 दिन का काम हो या 10 दिन का काम हो। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक बार में 90 दिन से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, एक्सटेंशन फिर 90 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, फिलहाल बाद में देखेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वालों को, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आरसीएम बेसिस पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू मुझे किसी का टैक्स पे करना है, जैसे किसी ने मुझे सर्विसेज दी, मैं उसको टैक्स पे करता, वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पर होता, आरसी में आपको बताया है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ना, हम फॉरवर्ड बेसिस पर उससे नहीं लेंगे जिसने आपको सर्विसेज दी या जिसको आपने माल बेचा, आप खुद अपना टैक्स हमारे पास जमा करो, गवर्नमेंट के पास जमा करो। तो आरसीएम बेसिस पर मुझे, यानी सर्विस रेसिपिएंट या गुड्स रेसिपिएंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा सरकार के पास, उल्टा केस है। तो उस बेसिस पर बिना रजिस्ट्रेशन के नंबर लिए मैं कैसे टैक्स जमा कर दूं? तो आई एम नीडेड रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर जी? तो पहला, इंटरस्टेट सप्लाई करने वालों को तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वालों को रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। और तीसरा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का हिसाब किताब है तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, नॉन रेसिडेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट अगर कोई है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो नॉन रेसिडेंट हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आरसीएम के बेसिस पर हो या फिर इंटरस्टेट सप्लाई हो, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अरे 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 अरे, सेक्शन 51 और सेक्शन 52 में फॉल करने वाले लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैंने क्या बोला? अरे 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 अरे, सेक्शन 51 और 52 में फॉल करने वाले लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। 51 में कौन आता है? टीडीएस।
52 में कौन आता है? टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। 52 में कौन आता है? ई कॉमर्स वाले। सेक्शन 51 में कौन आता है? टीडीएस काटने वाले। तो हम लोग सेक्शन 51 52 में तो फ्यूचर में देखेंगे टीडीएस किसको काटना जरूरी होता है और टीसीएस किसको कलेक्ट करना जरूरी होता है, वो तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल हम वहां पर नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि 51 और 52 में आने वाले लोग जिनको टीडीएस चार्ज करना है, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है, तो उन केसेस में भी उन लोगों को रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है टीडीएस और टीसीएस की, सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52 के हिसाब से। इज इट क्लियर? तो इंटर स्टेट सप्लाई करने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना है, आरसीएम वालों को रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कराना ही कराना है, नॉन रेजिडेंट को कराना ही कराना है, सेक्शन 51 एंड 52 में आने वालों को ही रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। ओ जो एजेंट होते हैं ना, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करते हैं ना, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिना ये देखे कि सेल 20 लाख या 10 लाख के ऊपर है या नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। मैंने कहा एजेंट को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? आ रहे हैं ना, अरे ऑनलाइन डेटा, ओइडार ऑनलाइन डेटा एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्राइवल, जिसको हम कहते हैं ओइडार। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। तो ओइडार सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सप्लाई करने वालों को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर ये वर्ड थोड़े अजीबो गरीब नहीं लग रहे? कभी आप ओइडार बोल रहे हैं, OIDAR, कभी आप आरसीएम बोल रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कभी आप टीडीएस और टीसीएस जैसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं सेक्शन 51 एंड 52। टीडीएस टीसीएस से तो वैसे थोड़ा आप वाकिफ होंगे ही होंगे। हाँ, और ना आप एक वर्ड और यूज़ कर रहे हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर इतने अलग अलग वर्ड हैं, टर्मिनोलॉजी है जी। नोटिफाइड अगर गवर्नमेंट ने किया है, 12th नंबर ये है, नोटिफाइड अगर गवर्नमेंट ने किया है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई करे, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, ठीक है, नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो, ठीक है, 51 और 52 हो टीडीएस और टीसीएस, ठीक है, ओइडार हो, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, एजेंट हो, ठीक है, नोटिफाइड हो भैया, ठीक है। तो इतने लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना पड़ेगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 बार लिख दिया क्या? ठीक है, फिलहाल समझ में आई बात? हाँ या ना? तो ओइडार के लिए हम लोग बिल्कुल स्पेशली डील करेंगे, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्राइवल और एक्सेस। अगर सिस्टम है आउटसाइड इंडिया में ये आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सर्विसेज दी जा रही हैं तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही करवाना होता है। मैं 2 मिनट आपको स्टोरी बता देता हूँ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने जा रहा, इसके लिए तो पूरा हम लोग एक चैप्टर देखेंगे। केवल उन लोगों के लिए जिनको ISD नहीं पढ़ना है, ढंग से सुनेंगे। ISD का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है मैं हेड ऑफिस हूँ, मेरी एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस पंजाब में है, एक ऑफिस बिहार में है, एक ऑफिस MP में है, हर स्टेट में मेरी एक ऑफिस है। अरे मारो गोली, मेरी 10 ऑफिसेज यूपी में ही हैं, ठीक है ना। मैं हेड ऑफिस हूँ कानपुर में, मेरी 10 डिफरेंट प्लेसेस पर ऑफिसेज हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बाय किया। अब वो सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सॉफ्टवेयर मैं खरीदूंगा हेड ऑफिस के नाम से और उनका यूज़ पूरे के पूरे 10 और सेंटर यूज़ करेंगे on the same platform, on the same website, on the same system, they will work together. But right now I am purchasing it on my own name.
एट द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, लेकिन उसका यूज वो 10 लोग करेंगे। तो हम लोग तो ये एक अच्छी तरह सिस्टम जानते हैं ना जीएसटी में कि भाई टैक्स की क्रेडिट लेना, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी कि जहां सामान वहां क्रेडिट, सामान इधर से इधर तो क्रेडिट भी इधर से इधर, सामान इधर से इधर क्रेडिट भी उसके साथ, जहां जहां सामान वहां क्रेडिट चिपक चिपक कर साथ चल रही है। तो कहने का मतलब ये कि अब सामान मैंने खरीदा लेकिन उसका यूज 10 सेंटर कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, सारा क्रेडिट मैं ले लूं, मैं तो कुछ काम ही नहीं करता, काम तो वो 10 सेंटर कर रहे हैं, तो क्रेडिट मैं ले लूं, मैं तो कोई काम ही नहीं करता, क्रेडिट लूंगा कहां से? अरे मैं क्रेडिट लूंगा कहां से उस टैक्स की जो मैंने उस सॉफ्टवेयर को बाय करने पर दिया है? तो कहा गया आई वुड बी ट्रीटेड एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड आई विल अप्लाई द अमाउंट ऑल ओवर ऑल द ब्रांचेज और द सेंटर्स। मैं उन 10 सेंटर्स पर ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ठीक है ना? पक्का समझ में आया? इस तरह की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो हेड ऑफिस के नाम की जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा बाकी सेंटर्स और बाकी ब्रांचेज या बाकी डिविजन्स उठाते हैं। तो उस केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, उन बाकी सेंटर्स में बांटने की कला को या आर्ट को हम लोग आईएसडी सिस्टम में देखते हैं। तो फिलहाल आईएसडी को भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सेक्शन 22 में 5 चीजें बताई, 20 लाख, 10 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहीं आ गया, एग्रीगेट टर्नओवर यहीं आ गया, हाँ या ना? हाँ या ना जी सर? माइग्रेशन वाला भी मैंने बता ही दिया था, और सक्सेशन वाला भी बता दिया था, अमेलगमेशन और डिमर्जर बता दिए थे, पांचों पॉइंट कवर करवा लिए थे। 23 मैंने आपको बताया कि दीज पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्ट्रेशन, होली एग्जेंटेड सप्लाई करते हैं तो नहीं करवाना, एग्रीकल्चरिस्ट होगा तो नहीं करवाना, और नोटिफाइड होंगे तो नहीं करवाना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन लोगों को करवाना ही करवाना है। इंटर स्टेट सप्लाई कर लो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चले जाओ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट में चले जाओ, 51 एंड 52 में चले जाओ, ओइडार आईएसडी में चले जाओ, एजेंट में चले जाओ, या नोटिफाइड हो जाए। ठीक है ना? तो इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, इसको ये लोग मना नहीं कर सकते। अब जरा हम कुछ क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? जो सीखा है उसको हम लोग पक्का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Apple manufactures computers, tablet, phone, headphone, music players and more। हाँ ठीक है, एप्पल मैन्युफैक्चरर है, वो कई चीज़ें बनाता है, टेबलेट बनाता है, टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया, आईपैड, हेडफोन हो गया, म्यूज़िक प्लेयर हो गया। तो ये देखिए अलग अलग वैरायटीज़ हैं, सेगमेंट अलग अलग है, जिसका एक का म्यूज़िक प्लेयर का आईपैड से क्या लेना देना, फ़ोन से उसका क्या लेना देना, बिल्कुल सेगमेंट अलग अलग है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग है। यहाँ पर जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हम लोगों ने एक बार पहले भी देखा है बेसिक में कि वर्टिकल बेसिस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप 4 डिफरेंट आइटम बनाते हैं और चारों, जैसे रिलायंस पेट्रो हो गया, रिलायंस केमिकल हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, हाँ या ना, रिलायंस स्टोर हो गया, रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, ये सब अलग अलग हैं। और अगर अलग अलग हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, इनका एक दूसरे के बिजनेस से कोई, ये वर्टिकल अलग अलग हैं। अगर सेम स्टेट में ये वर्टिकल्स हैं, मेरी बात सटन से समझेंगे, अगर सेम एक ही स्टेट में ये सारे बिजनेस हैं, चाहे वो रिलायंस ट्रेंड्स हो, चाहे वो रिलायंस पेट्रो हो, चाहे वो रिलायंस कम्युनिकेशन हो, तो आपकी मर्जी है, रिलायंस की मर्जी है कि उन सबके लिए उसी स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले ले, या तो हर वर्टिकल के लिए, हर वर्टिकल मतलब हर चीज का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, हर एक वर्टिकल के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले ले सेम स्टेट में, मे बी अगर वो चाहे तो। लेकिन लेकिन एक पैन नंबर पर होना चाहिए, एक ही पैन नंबर पर ये सारी चीजें होनी चाहिए।
तो उसको एक रजिस्ट्रेशन मिल सकता है अलग अलग वर्टिकल होने पर ही एक ही स्टेट में। लेकिन पैन नंबर अलग अलग है तो सोचने की जरूरत नहीं, उसको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और तो और अगर अलग अलग स्टेट में है तो स्टेट वाइज तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है भाई साहब, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अगर आपका बिजनेस यूपी में भी है और एमपी में भी है तो आपको दोनों जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भले ही पैन नंबर एक हो, भले ही पैन नंबर एक हो, लेकिन दोनों स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ेगा। जब आप सेम स्टेट की बात करते हैं तो भले ही वर्टिकल अलग अलग हो, अगर एक पैन नंबर पे रजिस्टर्ड है तो सबके लिए आप चाहें तो एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अदरवाइज अलग अलग वर्टिकल्स के लिए आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो कहता है एप्पल मैन्युफैक्चर टैबलेट्स, फोन्स, हेडफोन्स, म्यूजिक प्लेयर्स एंड मोर। मैनेजमेंट एट एप्पल कैन डिवाइड द ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस इनटू स्मॉलर सेगमेंट बेस्ड ऑन दीस प्रोडक्ट टू मेजर द वेयर द कंपनी सक्सीडिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 को थोड़ा ध्यान 17 को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और सेगमेंट हम लोग बांट लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज बांट सकते हैं, वर्टिकल वाइज बांट सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Mr. J has been involved in supply taxable material in J&K. His turnover in the month of November 18 exceeded the limit of rupees 20 lakhs. नवंबर 18 तक 20 लाख को क्रॉस कर गया टर्नओवर, वो J&K में था। तो J&K के लिए मैंने स्पेशल आपको बताया, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नहीं आता। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आता है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में से इसको निकाल कर नॉर्मल स्टेट की कैटेगरी में जीएसटी में डाला गया है। 20 लाख की सिस्टम यहाँ पर लगेगा। हाँ, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा नवंबर में 30 दिन के अंदर। वो 30 दिन कहाँ है, वो प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे जो आने वाला है। 25 में प्रोसीजर है, आप चाहें तो आगे देख सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25, ठीक है ना। जब क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्रोसीजर की ही बात करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर सी ऑफ कालीकट इज ट्रेडिंग ऑन हिज ओन गुड्स एंड ऑल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर बी, यानी अपना भी काम करता है और एजेंट का भी काम करता है। ओ मैंने क्या बोला, ओ जहां वो एजेंट हो गया ना, उसको तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा ना। मिस्टर सी टर्नओवर, अपना टर्नओवर उसका 12 लाख का है, जबकि प्रिंसिपल के हिसाब से उसका टर्नओवर 9 लाख का। वैसे भी इसका टर्नओवर 21 लाख का हो गया भाया, नहीं भी हुआ होता, अगर इसका टोटल टर्नओवर 15 लाख भी होता तो भी इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, क्योंकि ये एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो एजेंट को तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी सर। मिस्टर राजन, अ फार्मर विद एन एनुअल टर्नओवर इज ए 18 लाख, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से उसका 18 लाख का टर्नओवर है। सिंस दिस इनकम इज एग्रीकल्चर रिलेटेड द टर्नओवर इज एग्जेम्प्ट। हाउएवर मिस्टर राजन आल्सो सप्लाइड 2,50,000 along with his crop and charged separately for this. Mr. Rajan is required to register under GST. Advise करें, Mr. Rajan is required to register exceeds the threshold limit. ये जो आंसर दिया हुआ है ना आपका, मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है जी। जब हम टर्नओवर की बात करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर की, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करते हैं, तो आपको ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बिल्कुल अलग कर देना है, विच इज अराइजेज ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 लाख रुपए उसका एग्रीकल्चरिस्ट एक्टिविटी और 2.5 लाख नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, तो केवल 2.5 लाख कैलकुलेशन के लिए शामिल किया जाएगा। एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, सबको शामिल किया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट की उन एक्टिविटीज को जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से आती हैं उनको तो 20 लाख की कैलकुलेशन में शामिल करते ही नहीं है। यही तो फर्क है जी। तो यहां पर नको, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ी जल्दी पहुंच गए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। मिस्टर एक्स अ डीलर डीलिंग विद इंट्रा स्टेट सप्लाई, ढंग से देखेंगे, इंट्रा स्टेट है, एंड सर्विसेज हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल्स 18-19 के लिए। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय एचओ लोकेटेड इन चेन्नई, तो सेम स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी ब्रांच को ट्रांसफर किया है ना एचओ टू ब्रांच, सप्लाई माना जाता है। ये तो हम लोगों ने बेसिक में ही देख लिया था,
सप्लाई माना जाता है एचओ से ब्रांच को, यहाँ ब्रांच से एचओ को। सप्लाई बाय ब्रांच बेंगलुरु में है, 50,000 का उसने सप्लाई दिया है। एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए बात कर रहे हैं, तो एग्जेम्प्टेड हो टैक्सेबल हो कोई दिक्कत नहीं है, इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपोर्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। बोलो। और एजेंट की तरह अगर काम करता है 15 लाख। तो टोटल इसकी सप्लाई तो 18,60,000 दिख रही है ना, 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मिस्टर मनीष an unregistered person under GST has place of profession in Bhubaneswar, उड़ीसा में है, supplies taxable services to Infosys, a registered person under GST in Bangalore. Answer the following. Is it inter-state supply or intra-state supply? भाई उड़ीसा से कर्नाटका को आप सप्लाई करेंगे तो ये इंटर स्टेट होगा ना, ये इंट्रा कहाँ रहेगा? बोलो। ठीक है। Who is liable to pay tax under GST system? Who is liable to pay tax under GST? बेसिकली देखा जाए तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज अनरजिस्टर्ड है। सर आपने ना बोला था इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, लेकिन सप्लायर ऑफ सर्विसेज को 20 लाख तक सर्विसेज कहीं भी दे, कैसे भी दे, माफ है, केवल और केवल 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन कहीं भी करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं से कहीं भी सर्विसेज दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 लाख तक की सर्विसेज मैं कहीं भी दे सकता हूं, भले ही इंट्रा हो या इंटर स्टेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, मैंने वहां सप्लाई ऑफ गुड्स बोला था, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स 1 रुपए का भी, तो भी आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते, आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। लेकिन ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसके लिए आप एक चीज दिमाग में बात बैठा लें कि आप सप्लाई ऑफ सर्विस 20 लाख तक कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नको। तो यहां पर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने बैंगलोर में सर्विसेज दी इन्फोसिस को, ठीक है, होने दो। क्या एक अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को सप्लाई नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, किसने मना किया? लेकिन सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अरे वो तो तब लगेगा ना जब हम अनरजिस्टर्ड से गुड्स खरीदते हैं 5,000 रुपए से ऊपर वाला, सर्विसेज के लिए सिस्टम नहीं है ना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। लेकिन जो दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है जो एक्ट ने कंपल्सरीली किया हुआ है, मैं उसमें तो हूं ही नहीं। इनको आरसीएम में जाना है, ध्यान दें। इनको आरसीएम में जाना है, ध्यान दें। तो उनको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कितनी भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स हो। 5,000 रुपए वाला केवल गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैं तो दोनों में नहीं हूं, मैं ऊपर वाले में भी नहीं हूं और मैं गुड्स वाले में भी नहीं हूं, तो आरसीएम तो लगेगा नहीं, यानी इन्फोसिस को तो देना नहीं है आरसीएम बेसिस पर। मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूं, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? क्या दिक्कत है? मुझे रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो टैक्स लायबिलिटी तो इसी की आएगी, मनीष की आएगी, जिसको हमने आंसर में सी लिखा है, मनीष की ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, और आज हम लोग इस क्वेश्चन को करके टाटा और बाय बाय करेंगे। मेसर्स मून प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई हैज द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 1819।
इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स 4 लाख। इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स हमको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है, तो हाँ एग्जेम्प्टेड हो टैक्सेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 लाख को हिसाब में ले लो। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 9 लाख हो गया, 5 लाख और 4 लाख 9 लाख। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज 2 लाख हिसाब में ले लो, टैक्सेबल हो नॉन टैक्सेबल हो एग्जेम्प्ट हो कुछ भी हो, तो 9 2 11 हो गया, 9 2 11। एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस ले लो भाया 11,60,000। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ले लो भाया 18,60,000। तो अब टोटल मिलाकर 18,60,000 है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर इंटरेस्टेड सप्लाई हो 4 लाख की? हाँ भैया हाँ। अगर आप इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल 1 रुपए का भी सामान आपने बेच दिया तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। ठीक, इंटरस्टेट सप्लाई अगर टैक्सेबल है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लाई आप करते हैं केवल और केवल एग्जेम्प्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर बोलता हूँ, अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई आप करते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई टैक्सेबल है और 1 रुपए की भी सप्लाई दूसरे स्टेट में हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 20 लाख तक का आप इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, सर्विसेज का कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ गुड्स की बात बोला है, अंतर समझेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं फिर से एक बार आपको क्लियर करता हूँ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हों। मैंने कहा इंटर स्टेट सप्लाई पर आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना ही लेना है भाई साहब, लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई वो टैक्सेबल तो हो, एग्रीगेट टर्नओवर तो मेरा पूरा हो। अब कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई है लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स थी 4 लाख का, तो हिसाब में तो ले लेंगे, 20 लाख के कैलकुलेशन में तो ले लेंगे, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो। लेकिन अगर 20 लाख से कम है तो हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, भले ही इंटरेस्टेड सप्लाई था उस कैटेगरी में, उस पूरे 20 लाख का कैलकुलेशन करते समय उसमें इंटरेस्टेड सप्लाई है, गुड्स का है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, तो हमें रजिस्ट्रेशन 20 लाख से कम है करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड सप्लाई 1 रुपए का भी होता दूसरे स्टेट में, तब ये 20 लाख का कैलकुलेशन देखने की जरूरत ही नहीं, हम सीधे सीधे सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ना करवा लें। अब बात समझ में आई जी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शन 25 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर देखेंगे, डीम्ड रजिस्ट्रेशन देखेंगे, नॉन रेजिडेंट एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम देखेंगे, अमेंडमेंट कैसे होता है रजिस्ट्रेशन में, कैंसिलेशन कैसे होता है, और फिर रिवोकेशन कैसे होता है रजिस्ट्रेशन का, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज जो फिलहाल हम लोगों ने देखा सेक्शन 22, 23, 24, 25 25 प्रोसीजर है, वो तो हम लोगों ने नहीं देखा। कहीं कोई दिक्कत है? हमारे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।